आज बात करने वाले हैं हम किसकी, निवेश फलन की, यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन में देखिए सीधी सी बात है, इनकम और इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन होता है वो भी एक तरीके से पॉजिटिव ही होता है। यानी इनकम बढ़ती है तो जो बंदे हैं, जो निवेश करता है, जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी धनात्मक संबंध ही होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से बचत का आय के साथ धनात्मक संबंध, उपभोग का आय के साथ धनात्मक संबंध, उसी तरीके से निवेश का भी आय के साथ धनात्मक संबंध ही होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी कुछ बातें, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं। निवेश होता क्या है, निवेश कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें जो अलग अलग निवेश है उनका आय के साथ क्या रिलेशन होता है, वही चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सीधी सी बात है, देखिए निवेश अगर नॉर्मल में बोलूं तो किसी भी उत्पादन पर या किसी भी नई चीज पर एक तरीके से व्यय करना, वही निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम अलग वे में इसको देखेंगे। सीधी सी बात है कि उत्पादक परिसंपत्तियों को प्राप्त करना। अब उत्पादक परिसंपत्तियां क्या होती है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। उत्पादक परिसंपत्तियों को प्राप्त करना और उनका प्रयोग वस्तु और सेवा उत्पादन करने में लगाना, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। देखिए उत्पादक परिसंपत्तियां क्या होती है, जैसे उत्पादक परिसंपत्तियां होती है, जैसे आपने कोई बांध बना दिया, ठीक है ना, आपने कोई नहर बना दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, ठीक है ना, ठीक है, ये उत्पादक परिसंपत्तियां होती है। आपने सड़क बना दी, क्या बना दी, सड़क बना दी, ये उत्पादक परिसंपत्तियां। लेकिन इसका प्रयोग आपने कहां किया, बांध का प्रयोग क्या किया, नहर का प्रयोग क्या किया, बिजली का प्रयोग क्या किया, सड़क का प्रयोग क्या किया, बिजली से आपने वस्तुएं बनाई, सेवाएं बनाई, ठीक है ना। नहर का प्रयोग किया आपने खेती वगैरह में या किसी भी और अदर चीज में। बांध का प्रयोग किया आपने पानी वगैरह, सिंचाई वगैरह में, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहां पर, हो क्या रहा है, उत्पादक परिसंपत्तियों को आपने लिया और उस उत्पादक परिसंपत्तियों को प्राप्त करके आपने क्या किया, उसका प्रयोग वस्तु और सेवाओं बनाने में किया, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नई उत्पाद, पहले देख लीजिए आप, नई उत्पादक परिसंपत्तियां प्राप्त करके वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना, ठीक है ना। ओके, यही चीज मैंने आपको बताया, ये उदाहरण से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये होता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट होता कितने प्रकार का है, तो मेनली जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। चारों प्रकार मैंने यहां पे लिख रखे, देखिए आप। सार्वजनिक निवेश, ठीक है ना, कौन सा निवेश है ये, सार्वजनिक, ठीक है ना। फिर है निजी निवेश, फिर है स्वायत्त निवेश, और फिर है प्रेरित निवेश। ये 4 मुख्य प्रकार होते हैं निवेश के, यानी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट के ये चारों प्रकार हम एक एक करके देखते हैं और इनका आय से जो रिलेशन है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले होता है सार्वजनिक निवेश। यहां पे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, सार्वजनिक यानी कि जो गवर्नमेंट करती है, यानी या तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, या हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद। ये क्या करती है, ये जो आधारिक संरचना किस पे करती है, आधारिक संरचना जिसको हम बोलते हैं, जिसको बेस प्रदान करती है, यानी आधारिक संरचना के लिए जो निवेश करती है, ठीक है ना। क्या निवेश करेगी, या तो बांध बनाएगी, या नहर बनाएगी, या बिजली वगैरह, ठीक है ना, या सड़क, ठीक है ना, या पुल। तो इन पर जो निवेश करती है, कौन करती है, गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो जो निवेश करती है आधारिक संरचना में, ये बनाने में, उसको बोलते हैं हम सार्वजनिक निवेश। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलते हैं हम निजी निवेश। निजी निवेश क्या होता है, इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, प्राइवेट, यानी निजी व्यक्तियों के द्वारा जो किया जाता है। निजी व्यक्ति जैसे किसी ने अपनी फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री में निवेश किया, किसी ने कोई उपकरण बनाया, उसमें निवेश किया, किसी ने कोई भवन बनाया, उसमें निवेश किया, किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली, उसमें निवेश किया। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां पर भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वायत्त निवेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है स्वायत्त निवेश का, ठीक है ना। स्वायत्त निवेश क्या होता है, देखिए स्वायत्त निवेश जो होता है, अगर इसको दूसरे वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो आप इतना ध्यान रखना, स्वतंत्र निवेश है ना। एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, स्वतंत्र निवेश यानी वो निवेश जो इनकम से, ब्याज दर से या किसी भी दूसरी चीज से प्रभावित नहीं होता है, उसको कहते हैं हम स्वायत्त निवेश। यानी इनकम बढ़े या घटे, ये निवेश तो होगा ही होगा, वो कहलाता है स्वायत्त निवेश, ठीक है ना। जिस पर, और मेनली जो चीज हम देखते हैं, आय का कोई प्रभाव ना पड़े। किसका कोई प्रभाव ना पड़े, आय का प्रभाव ना पड़े, वो निवेश कहलाता है आपका स्वायत्त निवेश, ठीक है ना। ये निवेश जो है वो
किया जाता है लोक कल्याणकारी कार्यों में, लोक कल्याणकारी कार्यों में, ठीक है ना, लोक कल्याण के लिए ये निवेश किया जाता है। यानी आय बढ़े या ना घटे, ये निवेश करना जरूरी होता है। अगर ये निवेश नहीं हो तो लोगों का कल्याण नहीं होगा, इसलिए ये करना ही पड़ता है, ठीक है ना। इसका जो इनकम के साथ रिलेशन होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है। इनकम जैसे यहां मान लो आय है और यहाँ पे निवेश है, स्वायत्त निवेश, ठीक है ना, ये आय है हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब देखिए आप, आय बढ़े या घटे, आय अगर इतनी है, वाई है, तब भी निवेश इतना है, ठीक है ना, ओके। आय अगर बढ़ गई, वाई 1 हो गई, तब भी निवेश इतना ही है। आय और बढ़ गई तब भी निवेश इतना ही है। आय कम हो गई तब भी निवेश इतना ही है। यानी आय का इस निवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये कहलाता है स्वायत्त निवेश, जो कि स्वायत्त उपभोग, मैंने अभी आपको उपभोग फलन में बताया था, आय नहीं होने पर भी आपको कुछ ना कुछ उपभोग करना पड़ता है, वही सेम चीज है, बस यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, प्रेरित निवेश। अब ये प्रेरित निवेश क्या होता है, इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, प्रेरित यानी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से या इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से जो निवेश किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो प्रेरित निवेश कहलाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लगता है कि यार इस पॉलिसी में या इस जगह पर इन्वेस्टमेंट पैसा लगाकर मैं आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं या मेरी इनकम बढ़ा सकता हूं, तो वो वहां पर क्या करता है, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रेरित निवेश होता है, ये लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। किसके उद्देश्य के, लाभ के उद्देश्य से जो निवेश किया जाता है वो प्रेरित निवेश कहलाता है। इसका वक्र कैसा बनता है, इसका वक्र बनता है इस तरीके से धनात्मक। कैसा बनता है, इसका वक्र बनता है इस तरीके से धनात्मक, ठीक है ना। यानी आय बढ़ती है, ये इधर आय है मान लो, ठीक है, और इधर इन्वेस्टमेंट है। अब आय बढ़ी, ये आय मान लो यहां है, ये ओ वाई आय का स्तर, ओ आय इन्वेस्टमेंट। अगर आय बढ़ी तो निवेश भी बढ़ा, आय बढ़ी तो निवेश भी बढ़ा, आय बढ़ी तो निवेश भी बढ़ा, आय कम हुई तो निवेश भी कम हुआ। ये कहलाता है प्रेरित निवेश, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के निवेश मेन है, यह आपने देख लिए, ठीक है, आपने उतार लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए यहां पर निवेश के बारे में और बचत के बारे में, क्योंकि लोग जो बचत करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका कुछ रिलेशन होता है, उसी के बारे में कुछ 2 पक्ष है, कुछ एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये समझ जाओगे आप तो आसानी से आपको इन्वेस्टमेंट और बचत का रिलेशन भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए बचत व निवेश के 2 पक्ष होते हैं, 2 पहलू होते हैं मेन, ठीक है ना। एक तो होता है प्रत्याशित निवेश, एक होता है प्रत्याशित बचत, ठीक है ना, प्रत्याशित, ठीक है, और एक होता है प्रत्याशित बचत, ठीक है। और निवेश जो होता है वो संपादित भी होता है और बचत जो है वो संपादित भी होती है। यानी यहां पर 2 पहलू क्या है, प्रत्याशित निवेश और संपादित निवेश, प्रत्याशित बचत और संपादित बचत। अब ये क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। प्रत्याशित निवेश का मतलब होता है, प्रत्याशित यानी जो निवेश करता है ना, निवेश कौन करता है, निवेशकर्ता करते हैं। जो निवेश करता है यानी जो इन्वेस्टर होते हैं, वो 1 साल के अंदर जो निवेश का प्लान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम इतना निवेश कर सकते हैं, अनुमान लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अनुमान, ठीक है। इसीलिए इसको बोला है प्रत्याशित, यानी भविष्य में जो हमें निवेश से जो प्राप्त होगा या निवेश जो हम करेंगे उसका अनुमान लगाना, वो कहलाता है प्रत्याशित निवेश। प्रत्याशित बचत यानी 1 साल के अंदर जो बचत का जो अनुमान लगाया जाता है कि मैं इस 1 साल में बचत का अनुमान कौन लगाएगा, निवेश का तो निवेशकर्ता ने लगाया, बचत का कौन लगाएगा, परिवार लगाएगा, क्योंकि बचत कौन करता है, परिवार करते हैं, ठीक है ना, पारिवारिक इकाई। तो ये जो अनुमान लगाते हैं वो कहलाता है प्रत्याशित बचत, ठीक है। संपादित निवेश का मतलब होता है जो वास्तव में होता है, यानी अनुमान तो लगाया हमने, मान लो फॉर एग्जांपल अनुमान लगाया 100 का, और जो वास्तव में हुआ वो हुआ मान लो 80, ठीक है ना, तो ये कहलाता है हमारा संपादित निवेश, ठीक है। इसी तरीके से संपादित बचत, मान लो बचत का अनुमान लगाया परिवार ने 150 और जो बचत है वो हो गई 160, तो ठीक है, तो ये वास्तव में क्या हो गई 160, यानी जो वास्तव में 1 साल में बचत होती है वो, और वास्तव में 1 साल में निवेश होता है वो कहलाता है संपादित निवेश और संपादित बचत। और प्रत्याशित यानी जिसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, संपादित निवेश और संपादित बचत आपने अर्थ समझ लिया, काफी है। प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत में कुछ 1-2 चीजें, ये जो प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत है ये एक दूसरे के जब बराबर नहीं होती है तो इनकम के लेवल को और इनको प्रभावित करती है। कैसे करती है वही मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल प्रत्याशित जो बचत है, जो सेविंग है, ये यहां पे प्रत्याशित लिख रहा हूं मैं, ये मान लो
4,500 है, ठीक है ना। और जो निवेश है इन्वेस्टमेंट प्रत्याशित, ठीक है ना, वो है मान लो 5,000, ठीक है ना। अब यहां देखिए निवेश ज्यादा है और ये जो बचत है ये कम है। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सेविंग है वो हमेशा सप्लाई में आती है और जो निवेश है इन्वेस्टमेंट वो हमेशा डिमांड में आता है। यानी C+I ये तो होता है डिमांड और C+S ये होता है सप्लाई, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको और डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए सीधी सी बात है, I यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, ठीक है ना। और डिमांड ज्यादा है इसका मतलब और उत्पादन बढ़ाया जाएगा और उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, कीमतें कम होगी और जो वापस जो पुनः संतुलन है वो कहां आ जाएगा, S बराबर I पर, ठीक है ना। और यहां पर क्या था, ज्यादा थी I तो ये वापस बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाए, मान लो एज जो है वो 5,000 हो जाए और इनकम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो मान लो 4,500 हो जाए। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे सप्लाई जो सेविंग है वो ज्यादा है, इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है, डिमांड कम है। तो सप्लाई ज्यादा है तो वस्तुएं बेकार पड़ी है तो क्या करेगा उत्पादक, वो कम कीमतों पर बेचेगा और कम कीमत बेचेगा तो फिर क्या होगा, वापस वो डिमांड के बराबर हो जाएगी, यानी S बराबर D हो जाएगा। इसका मतलब जो सेविंग है वो बराबर हो जाएगा I के इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मली आपको एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, ये आपको समझनी है, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। अब ये क्या होती है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये जो है ये निवेश को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, निवेश को, क्योंकि मेन जो फंक्शन है वो हम इसी से देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको नॉर्मली सब बता दिया, यहां पे पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कैसे प्रभावित करती है वो चीज अपन को देखनी है। सबसे पहले होती क्या है वो चीज देख लीजिए। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता जो है वो नए निवेश पर होने वाली लाभ की प्रत्याशा, यानी लाभ की जो दर होती है, जो प्रत्याशा होती है, यानी अगर कोई भी नया निवेश किया तो हमें ये लगता है कि भाई इस पे हमें लाभ कितना हो सकता है, उसका जो अनुमान, उसकी जो दर, उसकी जो प्रत्याशा लगाई जाती है वो कहलाती है हमारी पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। और जो निवेश है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पर, एक तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता MEC पर और एक करता है इंटरेस्ट रेट पर। किस पर, इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट को हम अभी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे MEC मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। अब ये कैसे प्रभावित करता है ये भी देख लीजिए। देखिए ये जो है इन्वेस्टमेंट और इसका जो रिलेशन होता है MEC का, ये ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। मान लो इधर आएगी हमारी MEC और इधर आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग या फिर निवेश, ठीक है ना। निवेश को आप विनियोग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसका वक्र इस तरीके से होता है। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो फॉर एग्जांपल ये I1 है और ये जो है ये रेट OR है, ठीक है ना। अब अगर मान लो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, अब देखिए आप इन्वेस्टमेंट कम होता है तो फिर क्या होता है, जो MEC है वो कम हो जाती है R1। देखिए इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ा I2 हुआ और ये क्या हुआ, कम हो गई, R से R1 हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट जो है, विनियोग जो है वो बढ़ता है तो ये क्या होती है, कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट अगर कम होता है ना, इन्वेस्टमेंट अगर कम हुआ यहां पर तो क्या हुआ, ये जो MEC है ये बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा ये मतलब है कि अगर विनियोग बढ़ता है तो MEC कम हो जाती है और विनियोग कम होता है तो MEC बढ़ जाती है। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका मेन कारण जो होता है वो ये होता है कि जब ज्यादा से ज्यादा हम विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा बढ़ाएंगे अगर हम इन्वेस्टमेंट तो उत्पादन बढ़ेगा, है ना। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, उस वस्तु की जो उत्पादित मात्रा जो हमने बढ़ाई है उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन यानी सप्लाई बहुत है तो कीमत कम हो जाएगी। और कीमत कम हो जाएगी तो क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो लाभ की जो प्रत्याशा है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब कीमतें कम हो गई है, लाभ की प्रत्याशा कम हुई। इसका मतलब लाभ की प्रत्याशा क्या है, वो क्या है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, यानी ये भी कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, विनियोग बढ़ा तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कम हो गई। और इसी का उल्टा विपरीत आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा, सेविंग फंक्शन पढ़ा और ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। इस वक्र से आप आसानी से समझ सकते हो और बाकी सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।